उससे पहले कि याद तू आए, मेरे आँखों में फिर लहू आए, खुद से रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग मित्रों, और कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, आज जो टॉपिक आपके बीच लाए हैं, जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको 100% बनेंगे। तो प्यारे साथियों, वो चैप्टर है आपका जल संसाधन। यानी और आपको मैं बताऊं कि बहुत कम समय में आप इस पूरे लेसन को समझ सकते हैं, पूरे लेसन को, जहां से आपको 1% का डाउट नहीं होगा। और मेरा ये पूरा उम्मीद है कि यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको यह लेसन बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको तैयार हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये जानेंगे कि जल संसाधन क्या है। जैसे आप जानते हैं कि संसाधन का मतलब ही होता है वह चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती हैं, वह सब संसाधन होती हैं। तो जल भी हमारी आवश्यकता को कहीं न कहीं पूर्ति करता है, इसीलिए क्या है, यह हमारा संसाधन है। जल ही जीवन है। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। यदि जल न रहे तो फिर यह जीवन भी संभव नहीं है। प्रत्येक जीव जंतुओं से लेकर के छोटे पौधे से लेकर वृक्षों तक सबको जल की आवश्यकता होती है। तो इसी के विषय में आज का ये प्रमुख टॉपिक है, जल संसाधन क्या होते हैं और क्या कितने % अपने पृथ्वी पे जल हैं, जल हैं तो कौन से जल हैं, हमें उपयोग कैसे करना चाहिए, या ये सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन होने वाला है। तो प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले देखिए और आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जल संसाधन, तो आपको मैंने बताया कि जल के बिना जीवन असंभव है। और आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा हिस्सा में कुछ है भी तो जल है। 71% भाग पे, पृथ्वी के 71% यानी 71% भागों पे केवल जल का विस्तार है, और मात्र 29% ही भाग हैं जिसमें स्थल हैं, या तो समतल भूभाग होंगे, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारे चीज़ें हैं। 71% जल होते हुए भी हमें जल बचाने की आवश्यकता क्यों है? जहाँ 71% केवल जल ही जल हो, वहाँ भी जल बचाने की बात की जा रही हो, तो आपको इसके विषय में सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों। प्यारे साथियों, जल तो है 71%, लेकिन जल जो भी है उसका 97.5% यानी 97.5% ऐसा जल है कि जो हमारे पीने योग्य नहीं है, जो हमारे कृषि कार्य योग्य नहीं है, जो हमारे पौधों को भी नहीं चाहिए, जो हमारे जीव जंतुओं को भी नहीं चाहिए। आप समझिए, हमारा जीवन असंभव है। यानी 97.5% यानी 97.5% जल ऐसा है जो तो खारा है, जिसमें खारा मतलब लवणी, जिसमें लवण का मात्रा ज़्यादा है, साल्टी ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं, जो महासागरों में है या सागरों में है। और आपको पता है कि महासागरों या सागरों का जल कैसा होता है? खारा होता है, और खारा जल हम पी नहीं सकते। और मात्र 2.5% ऐसा जल है, 2.5%, 2.5% जो ताज़ा जल है या मीठा जल है, जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम अपना कपड़ा धुल सकते हैं, जिसे हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, 71% जल है, लेकिन 97% जल इसमें तो यूज हमारे आ ही नहीं सकता। यूज कैसे नहीं आ सकता है? हम उसको पी नहीं सकते, हम उसका जो है उपयोग कपड़ा धोने में नहीं कर सकते, खाना बनाने में नहीं कर सकते। या 2.5% जल है जिसका उपयोग हम पीने में भी कर सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं, या कपड़े धोने में कर सकते हैं। तो इसमें भी अब देखिए, 2.5% में भी जो 70% हिस्सा इसका है, 2.5% का भी 70% जो हिस्सा बनेगा, उसमें 70% में आपका आइस वर्ग या ग्लेशियर है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है।
पहाड़ों पे 70% हिस्सा। अब जानते हैं ग्लेशियर वह पिघलता तो वही पहाड़ों से नीचे नदियां बन के आती हैं, और वह नदी आप जानते हैं कि नदियां भी आती हैं, नदियों में उसका जल आता है, लेकिन वह नदियां भी बह के अंतिम में जा कहाँ मिल जाती हैं, सागर या महासागरों में। तो ये 70% जल ऐसा है कि जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, मात्र 30% ही जल ऐसा है जो भूमिगत है, जिसको हम पीते हैं, सिंचाई भी करते हैं, कपड़ा भी धुलते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। तो आप जानिए कि इतना जल होते हुए भी हमको जल संरक्षण करने की आवश्यकता है। और भारत की बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत भी उस देशों के श्रेणी में जा सकता है जहाँ पे जल की बहुत किल्लतें हैं, जहाँ पे जल का बहुत समस्या है। भारत भी 2025 तक उन देशों में सम्मिलित हो सकता है जहाँ पानी की किल्लत है। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान 133वें स्थान पे। अब सोचिए कि 133वें स्थान पे है, जहाँ इतनी नदियाँ हैं भारत के दोनों साइड में, एक साइड बंगाल खाड़ी, एक साइड में अरब सागर, लेकिन 133वें स्थान पे है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो मीठा जल है, पीने योग्य जल है, उसमें हम थोड़ा पीछे हैं और 133वें स्थान पे हैं। आप सोचिए। अब ये जल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे आपको जानना जरूरी था। अब परीक्षा के व्यू से आपको जानना जरूरी है कि परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे बनेंगे, तो इसको समझेंगे। जल दुर्लभता के मुख्य कारण, यदि जल दुर्लभ हो रहे हैं यानी जल की कमी हो रही है, जल की कमी का मतलब मीठे जल की कमी यदि हो रही है तो उसका कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से जल की कमी हो रही है। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा से आप समझ पाएंगे। और मैं आपको कहा हूँ कि यह लेसन बहुत कम समय में पूरा का पूरा लेसन आपको तैयार हो जाएगा और आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल दुर्लभता के मुख्य कारण क्या हैं? तो पहला है जल का अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन जल का मतलब जल का हम उपयोग बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा करना है। यानी जहाँ मुझे आवश्यकता है कि हम 1 लीटर में भी काम चला लें, वहाँ 5 लीटर यूज करते हैं। हमको लगता है कि 1-2 बाल्टी में हम नहा सकते हैं तो 4 बाल्टी गिराते हैं। कपड़ा धुल सकते हैं कम खर्च में, तो भी हम ज़्यादा खर्च करते हैं। तो अत्यधिक जल का दोहन। सिंचित कृषि क्षेत्र। अब देखिए, सिंचित कृषि क्षेत्र, जहाँ भी कृषि क्षेत्र ऐसे भी थे जो सिंचाई के अभाव में कृषि नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे भी अब सिंचाई करके कृषि का हम तो ऊपर कृषि कार्य कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जलों का जो उपयोग कर रहे हैं वह भी अत्यधिक कर रहे हैं। और उसको भी देखिए, उसमें भी समस्या है। हम यदि इसको भी वैज्ञानिक तरीके से करें तो कम पानी में भी फसलों की सिंचाई की जा सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी न अपना करके और ऐसे ही जनरल पानी देते हैं। जहां हमें पानी कम की आवश्यकता होती है, वहां पे उसके 10 गुना 20 गुना पानी हम उसमें यूज कर लेते हैं। तीसरा कारण है अनियोजित जल निकासी व्यवस्था। अनियोजित का मतलब सुनियोजित तरीके से किसी भी जल का निकासी नहीं हो रहा है, जिसके कारण आप जानते होंगे गांव से, शहरों से जो वाटर निकलता है उसमें तरह तरह से लोग केमिकल या अवशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं और वह पानी सीधे नदियों में चला जाता है, नदियों को भी दूषित कर रहा है। तो पहले आप जानते होंगे कि पहले लोग नदियों, झरनों, तालाबों के अगल बगल ही अपना निवास स्थान बनाते थे। कारण क्या है कि उनको पानी मिलता था। उस समय नदियों का पानी शुद्ध होता था, लोग पी लेते थे। आज का वैसा नहीं है। तो एक तो ये समस्या हो गई। विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्नता। अब सामाजिक समूहों में भी भिन्नता है। कई जगह देख रहे हैं जहाँ बहुत किल्लतें हैं, वहाँ बहुत गरीब लोग बहुत परेशान हैं। किसी तरह से कुएं, तालाब का इत्यादि का ऐसा भी वीडियो देखने को मिलता है कि जहाँ से लोग पानी पीते हैं। और वहीं जो बड़ा वर्ग है, धनी वर्ग है, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। उद्योग धंधे भी इसके एक कारण है, क्योंकि उद्योग धंधे जब स्थापित करेंगे तो जलों का दोहन होगा, ज़्यादा हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्रियां लगेंगी, जल की भी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या भी ये जल दुर्लभता का मुख्य कारण है।
क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि ये बताइए कि हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों में 5 लीटर पानी भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन उसी के जगह पे 20 लोग हो जाए तो क्या आपको 5 लीटर में उसका काम चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो आपको कितना परसेंट? 20 लीटर चाहिए। यानी मतलब ये कहने का है कि हमारा जो वाटर, जो मीठा जल है वह तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो एक कारण ये भी है। अब आपसे परीक्षा में पूछ दे कि जल दुर्लभता के मुख्य कारण कौन कौन से, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छा समझ में आया होगा और आप अच्छा से लिख लेंगे। अगला टॉपिक है जल संसाधन प्रबंधन। यानी यदि ये जल देख रहे हैं कि ये जल दुर्लभता का जो कारण आपने देखा कि जल हमारे लिए दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे संरक्षित करें या कैसे उसका प्रबंधन करें कि जिसके वजह से जल को हम बचा सकें। तो हम देखेंगे जल संसाधन प्रबंधन। तो जल संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि जलों को हम बांध बना करके, यानी नदियों पे बहुउद्देशीय परियोजना को ला करके और उसके अंतर्गत बांध का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? पानी के बहाव को काबू कर सकते हैं। कई जगह आपको देखने को मिलता है कि जब बरसात का समय आता है तो कई नदियों में इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ के कारण कई जगह क्या होते हैं? तबाह हो जाते हैं। तो एक तो ये हमारे काम में आ जाएगा कि बहाव को काबू कर लेंगे, बाढ़ की रोकथाम हो जाएगी, बिजली का उत्पादन इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, और इन बांधों के पानी को नहरों के द्वारा दूर इलाकों तक, जहां तक हमें पानी नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक पानी भेज करके और सिंचाई कार्य करा सकते हैं। तो ये है आपका जल प्रबंधन। लेकिन उसका ये तो लाभ है, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी है। परीक्षा में आपसे दोनों पूछ सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ बताइए और बहुउद्देशीय परियोजना का दुष्प्रभाव बताइए या उसका नुकसान बताइए। तो आपको ये भी देना है जवाब, बांध बनाने का दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। तो बांध के क्षेत्र में आने वाले जमीन बड़ा हिस्सा जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है बांध टूट गया तो पूरा का पूरा हिस्सा जलमग्न हो जाता है और वह क्षेत्र जल से डूब जाता है। बांध बनाने के लिए कई एकड़ भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ से क्या करना पड़ता है? भूमि को खाली कराना पड़ता है। यानी कि यह रास्ते में आने वाला गांव, शहर या आपका यदि कोई मान लीजिए वन है, उसको भी काटना पड़ता है और तमाम ज़मीन की आवश्यकता होती है। ये उसके दुष्प्रभाव हैं। अगला है जमीन के जलमग्न होने के कारण पर्यावरण पर भीषण समस्या आ सकती है, और बांध के निर्माण से कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन और कई बार उनकी आजीविका, जहां से उनकी जीविका चल रही होती है, और संसाधनों के जो उनके संसाधन पे नियंत्रण होता है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। तो ये समस्याएं हैं। इसी को देखते हुए आप जानते होंगे कि कई बार नदियों पे, जैसे आप सुने होंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन, और इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ और 2017 तक चला। यह खास करके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये आंदोलन हुआ, और इसका नेतृत्व जो किया वह किए मेधा पाटकर। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मेधा पाटकर का संबंध किससे है, तो आपको लिखना होता है, उसमें दे देगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध, या ऐसे बहुत से आंदोलन दे करके इनका नाम पूछा जाता है। कई बार ऐसे प्रश्न बहुविकल्पी यहाँ से बनते हैं। तो मेधा पाटकर जी ने इसका नेतृत्व किया था, और बाद में इस पे बांध भी बना, सरदार सरोवर बांध। तो मैंने बताया बांधों का कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। दूसरा आंदोलन जो चला स्थानीय लोगों के द्वारा, इस पे बांध बन रहा था टिहरी नदी पे, तो इसकी भी जो है लोगों ने विरोध किया। 1980 में टिहरी बांध आंदोलन की शुरुआत होती है, 4 तक यह आंदोलन चलता है। खास करके यह उत्तराखंड में चलता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध आंदोलन होता है। वहीं पे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, इनके नेतृत्व में इस भी आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, यह भी आंदोलन किया जाता है। और मेरे साथियों, ये आज का कुछ खास टॉपिक था। और देखिए एक चीज़ और कि अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण हम कैसे करेंगे। यानी वर्षा जल को संग्रहित करने की भी कुछ विधियां हैं, जैसे
कुल या गुल, यह विधि प्रचलित है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि ऊपर का पोर्शन काट करके और कुछ गड्ढा गहरा बना दिया जाता है और पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। और टैंक विधि जो है यह खास करके राजस्थान में बीकानेर और बाड़मेर में संचालित है, जहाँ पे टैंक बना दिया जाता है, वर्षा के जल को संग्रहित कर दिया जाता है टैंक में, और छत के वर्षा का जल भी संचयन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। छत के वर्षा का जल कैसे, मान लीजिए आपका टंकी बहुत बड़ा बन गया और जैसे बारिश होता है उसका जल उस टंकी में स्टोर कर दिया जाता है और उस जल का उपयोग नहाने में, कपड़े धोने में और कई कार्यों में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज का ये टॉपिक था जल संसाधन। जल संसाधन में आपने पढ़ा क्या कि पृथ्वी पे कितने जल हैं, कितने हमारे पीने योग्य हैं, कितने पीने योग्य नहीं हैं, जल दुर्लभता का कारण क्या है, उसके बाद से जल प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं, जल प्रबंधन करने के बाद जो परियोजना चलता है, बाद परियोजना उससे क्या नुकसान होना है, और साथ ही साथ मैंने ये भी पढ़ाया, आपको बताया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन और वर्षा जल संग्रहण हम किन किन विधियों से कर सकते हैं या किया जाता है। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कम समय में आपने इस पूरे लेसन का लगभग तैयारी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।